टेंसेस, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जिसको डर लगता है इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? टेंसेस से डरते हैं। क्योंकि देखो यार, टेंसेस जो है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का जो कि आपके सेंटेंसेस के अंदर जान डाल देता है। कैसे जान डालता है? देखिए, दो चीज़ों पे टेंसेस वर्ड फोकस करता है, एक है टाइम और एक है स्टेट। अब यार, आप जब भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप नेचुरली यहाँ पे पहले कारक के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, फिर आप बात करते हैं कार्य के बारे में या क्रिया के बारे में जिसे हम कहते हैं वर्ब, और फिर ऑफ कोर्स उनका जो कह सकते हैं वो जो एक्शन की दृष्टि जिस पर पड़ती है जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्रिया या वो कार्य जो कि एक कारक या फिर कर्ता कर रहा है जिसका नाम है सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब का, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का टाइम और स्टेट बताने का काम कौन करता है? टेंस करता है। जो ये जो क्रिया है, ये क्रिया कौन से समय पर हो रही है, मतलब क्या ये पास्ट में हुआ है या मतलब हो चुका है, या फिर अभी हो रहा है, या फिर होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्रिया का टाइम कौन बताता है? इस क्रिया का टाइम बताता है टेंस। इसके साथ में इस क्रिया का स्टेट भी कौन बताता है? टेंस बताता है। स्टेट माने कि वो क्या, मतलब अभी किस स्टेट के अंदर है। क्या वो एक रेगुलर एक्टिविटी है, हर रोज होती है? क्या वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि चल रही है, चल रही होगी, चल रही थी, कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो चुकी है, हो चुकी थी, हो चुकी होगी, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया है जो कि कंप्लीट चल रही थी और अब बस एकदम कंटिन्यूसली चल रही थी और अब जाकर वो खत्म हो चुकी है, हो चुकी थी या हो जाएगी। तो आपका कार्य का जो स्टेट है वो कौन एक्सप्लेन करेगा? टेंस। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब के अंदर जान कौन डालता है? टेंस डालता है, क्योंकि ये टाइम और स्टेट ये दोनों चीजें यहां पर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेंटेंस के अंदर जान कौन डालता है? वर्ब। बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। और अगर इस पूरे सेंटेंस को मैं वापस रिफाइन करूं तो बिना फाइनाइट वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो मुझे वर्ब चाहिए और वर्ब के अंदर जान डालने के लिए मुझे टेंस चाहिए। इसी वजह से टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि 12 तरीके के हमारे टेंसेस होते हैं। अब ये कैसे निकल रहे हैं वो देखते हैं। जब मैं वर्ब के टाइम के बारे में बात करती हूँ कि ठीक है, ये जो वर्ब है ये वर्ब पुराना है। जब मैं किसी पुरानी चीज के बारे में जो बीत चुकी है उसके बारे में बात करती हूँ तो ये टाइम में पास्ट दिखाता है। जब मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात करती हूँ जबकि ये मेरे को आज की बात बता रहा हो तो ये मुझे टाइम के अंदर प्रेजेंट दिखाता है। अगर वर्ब मुझे आगे की, आने वाले कल की बात बता रहा है तो ये मुझे फ्यूचर बताता है। अब यहां पर टाइम के बेसिस पे मेरे को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिल गया। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबकी अपनी 4 स्टेट्स हैं। इन सब की अपनी 4 स्टेट्स हैं। पहला स्टेट है सिंपल। जब मेरे को किसी चीज को बस ऐसे ही स्टेट करना है, किसी एक चीज को ऐसे ही सामने रखना है, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज है जो बार बार होती है, होती थी, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, या मुझे कोई एक चीज को बस डिक्लेयर करना है तो मैं सिंपल टेंस की यूज करती हूँ, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल फ्यूचर हो। अच्छा, अगर मुझे किसी चीज के अंदर कंटिन्यूटी दिखानी है, मुझे किसी चीज के अंदर कंटिन्यूटी दिखानी है कि कोई एक एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, चाहे वो हो रही थी कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली मेरे सामने हो रही है या कंटिन्यूसली होगी, चाहे कोई भी कैसी भी एक्टिविटी हो, अगर उसके अंदर मेरे को कंटिन्यूटी दिख रही है, वो बार बार हो रही है, तो उसमें मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, मतलब उसकी स्टेट कौन सी होती है? कंटिन्यूअस की। अच्छा, इसके बाद में मेरा तीसरा स्टेट है परफेक्ट। अब जैसे कि इसका नाम है, ये है परफेक्ट। अब ये परफेक्ट में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब आता है। दैट मीन्स अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने कंप्लीटेड स्टेट में है,
एक ऐसी एक्टिविटी जो अपने कंप्लीटेड स्टेट में है, कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, वो ऐसी एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए अगर पास्ट में डिनोट करूंगी तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में डिनोट करूंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर में डिनोट करूंगी तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज भी डिनोट करनी पड़ती है जो एक टाइम पे तो बहुत एकदम कंटिन्यूसली चले जा रही थी और अब उनका वक्त आ गया है कि बस अब वो रुक जाए, अब वो कंप्लीट हो जाए, अब वो अपने परफेक्ट स्टेट के अंदर आ जाए। ऐसी एक्टिविटीज को मैं डिनोट करती हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस से। ये क्या बताता है, इसके पास में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण है, तो इसके अंदर मुझे कंटिन्यूटी भी चाहिए और मुझे ठहराव भी चाहिए। मुझे चाहिए कि कंप्लीट भी हो गया, कोई टास्क फिनिश भी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको 12 टेंसेस मिले हैं। अब एक एक टेंस को, उसके फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं रटना है, एकदम समझते हुए विद एग्जांपल्स एक एक टेंस को, उसके टाइप ऑफ सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को समझते हुए चलते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसी बात पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेंसेस के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि टेंस क्या होते हैं और 12 टेंसेस कैसे बने हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे टेंस की थ्योरी, थोड़ी थ्योरी की। देखिए टेंस क्या है, टेंस वर्ब का फॉर्म है जो कि टाइम, कंटिन्यूअस या कह सकते हैं कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन दिखाता है। तो टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब कंटिन्यूअस या फिर हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो टाइम और स्टेट दिखाता है। अब देखो यार, यहाँ पे आपके पास में कुछ कैटेगरीज है जिनसे ये शो करता है। तो स्टेट की कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले है सिंपल टेंस की, कंटिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट टेंस की और फिर आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी अभी हम लोगों ने यही स्टेट की कैटेगरीज यहाँ पर पढ़ी है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इन्हें थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सिंपल टेंस, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक ऐसा टेंस जो कि मेरे काम आएगा स्टेट करने के लिए, किसी चीज को डिक्लेयर करने के लिए। बेसिकली एक ऐसा टेंस जो या तो हैबिचुअल, आदतों के बारे में बताता हो, रूटीन एक्शंस के बारे में बताता हो कि भाई ये चीज जो है ये रोजमर्रा की चीज है। ठीक है, अब ऐसे में अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ, ठीक है, मैं पास्ट टेंस की बात करती हूँ, फ्यूचर टेंस की बात करती हूँ, तो यहाँ पे ये हर टेंस के अंदर या तो कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया, कोई रोजमर्रा की चीज हो गई, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, उसके बारे में बताएगा। अच्छा, इसके साथ में अगर मान लीजिए अगर कोई एक्शन को आप सिंपली स्टेट करना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो, डिक्लेयर करना चाहते हो, तो ऐसे में भी मैं सिंपल टेंस का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी मैं सिंपल टेंस का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं कहीं पर भी किसी को ये नहीं बताती हूँ कि मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ क्या, मेरा एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है क्या, मेरा एक्शन कंप्लीट होने वाला है क्या। मैं सिर्फ एक्शन को मेंशन करती हूँ एंड दैट्स इट। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक्शन को मेंशन करती हूँ, हो गया मेरा काम। जबकि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यहाँ पे मैं ऐसे एक्शन के बारे में बात करती हूँ जो एक्शन इनकम्प्लीट है। एक ऐसा एक्शन जो एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है या फिर कंटिन्यूसली चले जा रहा है, उसे रोका नहीं गया है। तो एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी क्रिया जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी चले जा रही है। अगर यहीं पे मैं परफेक्ट टेंस की बात करूंगी तो ये एक ऐसे एक्शन को, ऐसी क्रिया को दर्शाएगा जो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है या परफेक्ट है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, ये एक्टिविटी उस टाइम पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज के दिन पे मेरे को 10 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ये मेरा कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करती हूँ तो ऐसा एक्शन जो कि चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, काफी लॉन्ग टाइम से चले जा रहा है और अभी फिनिश होने में है। ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअसली चले जा रहा है और अभी फिनिश होने में है, उसे डिनोट करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरा आपको टेंस के साथ वाकिफ कराना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना आपको रूल्स बताने से ज्यादा जरूरी है ना।
तो हम लोग को पहले ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार हमारा जो टेंस है ये टेंस है क्या, और ये इसके फॉर्म्स जो हैं, इसका जो स्टेट है ये स्टेट क्या दर्शाता है। अब हर एक टेंस के अंदर हर एक स्टेट के साथ में हम लोग हर एक चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आराम से चीज़ों को चाहे तो नोट डाउन करेंगे, नहीं तो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, तो अब जब मुझे ये सारी बातें पता चल गई हैं तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक टेंस को अपना टाइम देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हर एक टेंस के फॉर्म को जानने की कोशिश करते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और इसके साथ साथ में हम जानते हैं कि उनके क्या फॉर्मूले हैं जिनसे हम उनका सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि टाइम और स्टेट जो है वो इस तरीके से दर्शाया जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस की जान जो है वो वर्ब है, और वर्ब के अंदर जान कौन डालता है? टेंस। टाइम और स्टेट दोनों की वजह से। अब ये टाइम और स्टेट के बदलने की वजह से वर्ब भी बदलते रहता है, ठीक है। टाइम और स्टेट के बदलने की वजह से वर्ब भी जो है वो बदलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस नंबर 1 आ चुका है, और नंबर 1 टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यार, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहली बात तो जान लेते हैं बच्चों कि इस्तेमाल कहां पर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल सबसे पहले तो कहां होता है? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है कोई हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो आदत है, एक आदत को बताने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूं, ये मेरी आदत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जनरल ट्रूथ्स को बताने के लिए, मतलब जो सच्चाई है, जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, उन सच्चाइयों को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, सामने रखना चाहती हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ऐसा इंसान जो ब्रेव होता है उसी के साथ किस्मत होती है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो ब्रेव होता है, जो डरता नहीं है, उसी के साथ में किस्मत होती है। अच्छा, अभी सिंपल प्रेजेंट का और कहां इस्तेमाल हो सकता है? इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। अब देखिए, कहानियां हम सुनते हैं, है ना, बहुत जगह पे हम लोगों को दादी नानी कहानियां सुनाती थी, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी स्टोरी सुन रहे होते हैं, हमारे योद्धाओं की कहानियां सुन रहे होते हैं, इतने सारे युद्ध जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं, उनमें कहानियां होती हैं। कभी कभी आपने देखा कि जो कहानी हम सुन रहे हैं ये पास्ट की कहानी है। ये पास्ट की कहानी होकर भी कभी कभी वो ऐसे क्यों लिखी जाती है? इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। ऐसे क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि जब मैं एकदम मेरा जो नैरेटिव है, मेरा कहानी सुनाने का जो मेरा नरेशन है, मैं उस नरेशन के अंदर जब एक एक कह सकते हैं ना प्रेजेंट का टच डालना चाहती हूँ, ये आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, उस टाइम के प्रेजेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो मैं प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करती हूँ, जबकि कहानी पूरी पास्ट के अंदर स्टेटेड है। ये सुल्तान की कहानी है, पुरानी कहानी है, पर मैं इसको नरेशन सुनाने के पर्पस से, उसको सुनाने के पर्पस से कभी कभी प्रेजेंट के अंदर डिनोट करती हूँ। ये सिंपल पास्ट का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर सिंपल पास्ट लिखने की बजाय मैं क्या करती हूँ? सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ नरेशन के लिए, सुनाने के लिए। इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है ये प्रेजेंट में हो रहा है। ये कहानी है जिसे मैं सुना रही हूँ, ये हो पास्ट में ही रहा है, पर मैं इसे प्रेजेंट से डिनोट कर रही हूँ, पास्ट के प्रेजेंट को सुनाने के लिए, ठीक है। ओके, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, इसका एक एग्जाम्पल है। चौथा, to indicate a future event that is part of a fixed program or time table। अब देखिए, जब मैं फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा फ्यूचर टेंस किसके लिए होता है? ये दिखाने के लिए कि कोई एक चीज आने वाले समय में होने वाली है। अब यार, आने वाले समय के बारे में तो कोई भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है ना।
तो हम बहुत बार जब भी फ्यूचर को डिनोट करते हैं हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, बस ये हमारा इंटेंशन है, हमारी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, हमारा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। पर अगर कोई एक चीज जो कल होने वाली है वो निर्धारित हो तो क्या हो? कोई एक चीज जो कल होगी, परसों होगी, अगर वो निर्धारित हो तो उसे कैसे लिखूं? ऐसी चीज को बताने के लिए, ऐसे फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए जो फिक्स्ड है, जो निर्धारित है, मैं इस्तेमाल करती हूं सिंपल प्रेजेंट का। द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM। ये निर्धारित है। हो सकता है कि ये डिले हो जाए, हो सकता है कैंसिल हो जाए, बिल्कुल सही, आपके दिमाग में एकदम सही डाउट आया है ना, बट इसके लिए एक्शन लिया गया है, इसके लिए एक्शन ले लिया गया है, इसीलिए ये मेरे को 5:20 पर टाइम टेबल में दिख रही है ना, तो इसके लिए एक्शन ले लिया गया है। हाँ, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से ये डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए वो बात अलग है। जब हम फ्यूचर इवेंट के लिए एक्शन ले लेते हैं, निर्धारित उन्हें कर देते हैं, तो ऐसे फ्यूचर इवेंट को हम सिंपल प्रेजेंट की मदद से दिखाते हैं। ठीक है, हम सिंपल प्रेजेंट की मदद से दिखाएंगे द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM। नेक्स्ट हमारे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहां होता है? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। महान इंसानों की कोटेशंस जो है, इसने ये कहा, इसने वो कहा। जब हमें कोटेशंस का इस्तेमाल करना होता है, जब हमें कोई कोटेशंस इंट्रोड्यूस करनी होती है, किसी चीज को कोट करना होता है, तब भी मैं इस्तेमाल करती हूं सिंपल प्रेजेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे Keats says, "A thing of beauty is a joy forever." मुझे कोट करना था कि जॉन कीट्स ने क्या कहा, तो कोट करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है? सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, अभी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल और किस लिए होता है? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ योर, देयर, to express what is actually taking place in the present. So basically अगर कोई भी exclamatory sentences है, ऐसे sentences हैं जो feelings express करवाते हो, ऐसे sentences जो हमारी feelings को express करवाते हो, अगर ऐसे sentences है जिनकी शुरुआत अगर here से हो रही है या there से हो रही है, तो ऐसे में मैं simple present का इस्तेमाल करने वाली हूँ ये डिनोट करने के लिए कि ये exclamation जो है वो आज के टाइम पे हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे here comes the bus, ये लो बस आ गई। ठीक है, here comes the bus। तो यहां पर ये एक्सक्लेमेशन के साथ में मैंने योर से या देयर से अगर कभी भी शुरुआत करनी है तो मेरा टेंस हमेशा किस में होने वाला है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, मेरा वर्ब कैसा होगा? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पे फटाफट से क्या करोगे, इसका टाइम स्टैम्प डालोगे, नीचे कॉमेंट करोगे कि यहाँ पर डाउट है, और बिल्कुल आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, when two actions of the future are being talked about, one dependent on the other, the former action is represented by present simple and the latter by future simple। बच्चों, अगर कोई दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, अगर इन दोनों एक्टिविटी के बारे में, अच्छा ये दोनों ही फ्यूचर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक्टिविटीज किस में हो रही हैं? फ्यूचर में हो रही हैं। तो जब इन दोनों एक्टिविटीज के बारे में बात की जाएगी जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो पहली एक्टिविटी को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर का एग्जाम्पल के तौर पे, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम। व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, जब बच्चा घर पे आ जाएगा तब हम बाहर जाएंगे। जब बच्चा घर पे आ जाएगा, एक्टिविटी 1 सिंपल प्रेजेंट कम्स, ठीक है, तब हम बाहर जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 2 सिंपल फ्यूचर शैल गो।
ठीक है, बात जबकि फ्यूचर में हो रही है, ना तो अभी बच्चा घर पे आया है और ना हम बाहर गए हैं, आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। बट फ्यूचर के अंदर भी अगर दो एक्टिविटी साथ में जुड़ी हुई है तो पहली एक्टिविटी को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट और दूसरी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताती हुई चल रही हूं कि कहां कहां आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी के अंदर जब तुम टेंसेस का इस्तेमाल करते हो, कान खोल के सुनना, तो आपको मैच द फॉलोइंग्स, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलते हैं, आपको सेंटेंसेस खुद बनाने होते हैं। तो आप खुद सेंटेंसेस तब बनाएंगे जब आपको पता होगा कि मुझे सिंपल कहां पे यूज करना है, कंटिन्यूअस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां पर यूज करना है। आप फॉर्मूले तो तब लगाएंगे जब आपको पता होगा कि अभी कौन सा टेंस यूज होगा, है ना। इसके लिए हम जानते हुए चल रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट कहां कहां यूज होता है ना। तो यहां पे हमने ये चेकआउट कर लिया है, हमें पता चल गया है कि कहां कहां पर मेनली सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। अब देखते हैं कि अगर मेरे को सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेंटेंस कैसे बनेंगे। अगर मेरा सेंटेंस मुझे अफर्मेटिव बनाना है, अगर मुझे एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं इसका सेंटेंस कैसे बनाने वाली हूं, इसका सेंटेंस बनने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य कर रहा है, इसके साथ में ऐड करूंगी क्रिया तो मेरा आ जाएगा वर्ब। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब मेरा या तो फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, या फिर फिफ्थ फॉर्म में हो सकता है, यानी कि इसके अंदर टू का एडिशन हो गया, वर्ब की बेस फॉर्म में टू का एडिशन हो गया, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, एक सेंटेंस का मीनिंगफुल होने के लिए, एक सेंटेंस का मीनिंगफुल होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के फिर भी एक बार को सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के फिर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट बिना सब्जेक्ट या वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। हमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ही चाहिए होंगे। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। वर्ब रहेगा फर्स्ट फॉर्म में या फिर फिफ्थ फॉर्म में। शी टेक्स एक्सरसाइज, आई गो टू स्कूल डेली, आई लिव इन आगरा। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब मैं वर्ब की बात करती हूं तो ये वर्ब फर्स्ट, जब ये फिफ्थ फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये फिफ्थ फॉर्म में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म का मतलब है टू, और टू के साथ आ जाएगी बेस फॉर्म वर्ब की। बट जब ये फर्स्ट फॉर्म में है तब मेरे को काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, और काफी चीजों के अंदर आता है मेरा सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी। क्यों, क्योंकि मेरा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ में हाथ मिलाकर चलता है। मेरा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से हाथ मिलाकर चलता है, सब्जेक्ट जहां जहां जाता है मेरा वर्ब उसे फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होता है तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। मुझे इस चीज का यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि अगर सब्जेक्ट मान लो है ही, शी, इट, ठीक है, तो मेरे को वर्ब भी कैसा यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा, जैसे कि प्लेज, dances, goes, does। ठीक है, अगर यहीं पे मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मान लीजिए सब्जेक्ट मेरा जो है वो प्लूरल है, यानी कि यू, वी, दे, तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लेस का क्या हो जाएगा, प्ले, डांसेस का क्या हो जाएगा, डांस, गोस का गो, और डज का डू।
ठीक है, तो मेरे को ये जरूर याद रखना है कि मेरा सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ में जाने चाहिए। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसी वजह से शी के साथ में टेक्स आया, आई के साथ में गो आया, आई के साथ में लिव आया। क्यों आया? क्योंकि यू वी दे के साथ में आई को भी प्लूरल ही माना जाता है। आई को भी हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, इसीलिए ये वर्ब भी कौन सा कैरी करता है? प्लूरल। ठीक है, ऑल राइट। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो, अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी? सब्जेक्ट ऐड करूंगी डू नॉट या फिर डज नॉट, वर्ब की मेरी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। अब मैम ये डू कहां से आया और डज कहां से आया? डू और डज हमारे सिंपल प्रेजेंट के साथी हैं। जब सिंपल प्रेजेंट में मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो मैं डायरेक्ट वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट इसके साथ में नॉट ऐड नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट इसके साथ नहीं छेड़ सकती, इसीलिए मुझे डू नॉट, डज नॉट इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे सिंपल प्रेजेंट के साथ ही है। सिंपल प्रेजेंट जहां पर भी आएगा मेरे को डू और डज का इस्तेमाल करना होगा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। एक और चीज आपको बता देती हूं, पूरे टेंसेस के अंदर डू, डज, डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हैं। डू और डज प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं, फिर भी इनकी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहती है, और डिड पास्ट को बिलोंग करता है, फिर भी इसकी फॉर्म वर्ब की जो है वो फर्स्ट ही रहेगी। तो डू, डज, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करेंगे हमेशा। ठीक है, ऑल राइट। एग्जाम्पल, शी डज नॉट टीच इन आगरा, वी डू नॉट गो स्कूल ऑन संडे। वो आगरा में नहीं पढ़ाती है, हम स्कूल संडे को नहीं जाते हैं, या हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अगर यहीं पे मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो सवाल पूछते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? डू और डज किसका साथी है? प्रेजेंट का साथी है। तो डू और डज, सिंपल प्रेजेंट के अंदर डू और डज को मैं सबसे पहले लिखूंगी, फिर मैं लिखने वाली हूं मेरे सब्जेक्ट को, फिर आएगा मेरा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और इस क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होगी? डू और डज, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डज शी टीच इन आगरा? क्या वो आगरा में पढ़ाती है? डू वी लिव इन दिल्ली? क्या हम दिल्ली में रहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डज है ये शी के साथ और डू वी के साथ आए हैं, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्कॉर्ड है। यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं। वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मेरे को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे, डू और डज प्ले में आ जाएगा। अच्छा, क्या हो अगर मुझे इंटेरोगेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, मतलब मुझे नेगेटिव सवाल पूछना हो, तो क्या होगा? डू आएगा, डज आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को जोड़ूंगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का बेस फॉर्म रहता है, और आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क को हमें बिल्कुल नहीं भूलना। मतलब मेरा एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा अब? Does she not teach in Agra? Do we live not in Delhi? ठीक है, तो यहां पे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम लोगों ने देख लिए हैं, और इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। डू वी नॉट लिव इन दिल्ली, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, डू वी नॉट लिव इन दिल्ली।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला समझ में आ गया। डू और डज, डू लगेगा प्लूरल के साथ में, डज लगेगा सिंगुलर के साथ में, ठीक है। और सब्जेक्ट आ गया हमारा, इसके बाद में नॉट आ गया नेगेटिव का एलिमेंट ऐड करने के लिए, वर्ब का बेस फॉर्म लगने वाला है, और ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट हो तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसके साथ में हमें सिंपल प्रेजेंट तो एकदम क्लिक हो गया है, पर एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है, वो ये भी है कि जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हूँ तो बहुत बार मेरे को WH से भी सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, मुझे क्वेश्चन से भी क्वेश्चन वर्ड से भी सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि WH का वर्ड आ जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है। तो WH वर्ड आ गया, उसके बाद में डू और डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बनाने वाली हूँ, WH का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में डू और डज, डू किसके साथ ऐड करूंगी, प्लूरल के साथ में, डज किसके साथ ऐड करूंगी, सिंगुलर के साथ में, सब्जेक्ट ऐड करने वाली हूं, वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाई डज शी टीच इन आगरा, हाउ डू वी लिव इन दिल्ली, व्हेन डज विजयश्री कंप्लीट हर वर्क, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने WH से भी क्वेश्चंस बना लिए। आगे बढ़ते हैं, आ गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहां पर होता है, सबसे पहला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसे एक्शन के लिए जो बोलने के समय हो रहा हो। जब मैं बात कर रही हूं, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, इट इज रेनिंग, जब मैं आपको पढ़ा रही हूं अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बाहर बारिश हो रही है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर मैं किसी एक्टिविटी की कंटिन्यूटी बताना चाहती हूं तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, जब हम बात कर रहे हैं द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर अ टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वॉज हैपनिंग इन द रीसेंट पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग इन रीसेंट फ्यूचर। अब यार कोई भी टेम्पररी एक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक्चुअली बात करते वक्त तो नहीं हो रहा था, मतलब अभी इस वक्त तो नहीं हो रहा था, पर अभी अभी रीसेंट पास्ट में हो रहा था या फिर रीसेंट फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी जब मैं बात कर रही हूं तो मुझे नहीं पता वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट रीसेंट पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटी को भी डिनोट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउअडेज, आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउअडेज। अब देखो यहाँ पे आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउअडेज क्या बताता है, जब मैं बात कर रही थी, ठीक है, जब मैं बात कर रही थी तब मैं सिडनी शेल्डन नहीं पढ़ रही हूँ, तब मैं वो किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पर मैंने कल भी पढ़ी थी और मैं अभी इसके बाद में भी पढ़ूंगी, ठीक है। कंटिन्यूसली वो एक्टिविटी चली जा रही है, वो कल भी चल रही थी और वो अभी इसके बाद में भी चलेगी। हो सकता है कि जब मैं बात कर रही हूं तब नहीं चल रही है, जब हम बात कर रहे हैं तब मैं वो किताब नहीं पढ़ रही हूं, पर मैंने कल भी पढ़ी थी और मैं आने वाले कल भी पढ़ूंगी, ठीक है। तो आई एम रीडिंग सिडनी शेल्डन नाउअडेज, मतलब आजकल मैं सिडनी शेल्डन की किताब पढ़ रही हूं। टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन, अगर मुझे कोई भी चेंजिंग या डेवलपिंग सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना है तब भी मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं क्या दिखाऊंगी, प्रोग्रेशन दिखाऊंगी। मान लो कोई एक चीज़ है जो यहाँ पर थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ आ गई है, वो चेंज हो रही है। ये एक्टिविटी, ये मूवमेंट शो करने के लिए, इस मूवमेंट को शो करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे,
दिन बर दिन भारत प्रोग्रेस या उन्नति कर रहा है। दिन बर दिन भारत उन्नति कर रहा है ना। तो अभी उसके अंदर चेंज है, उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है। उस बदलाव को कैसे डिनोट करेंगे? हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। For an action that is planned or arranged to take place in the near future। अभी लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फ्यूचर का इस्तेमाल मैं हमेशा इसलिए करती हूँ ताकि मैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता सकूँ जिसका होना नहीं होना सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। ऐसे एक्शन के बारे में आपको बता सकूँ जिसके होने नहीं होने के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, ठीक है। पर अगर किसी एक्शन के बारे में जो कि फ्यूचर में होने वाला है, आने वाले समय में होने वाला है, और उसके लिए मैंने कोई निर्धारित एक्शन लिया हुआ है, उसका होना पुख्ता है, तो ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए मैं प्रेजेंट का इस्तेमाल करती हूँ। उधर मैंने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया था और यहाँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। उधर मैंने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल इसके लिए किया था क्योंकि मैं रेगुलर एक्टिविटी दिखाना चाहती थी, और यहाँ पर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूअस फ्यूचर एक्टिविटी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। अब आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, अब मैं ये भी तो बोल सकती थी आई विल बी गोइंग टू सिनेमा, ये भी तो मैं बोल सकती थी ना। पर आपको पता है ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कुछ नहीं डिसाइडेड है इसमें। ना मैंने टिकट्स बुक करवाई है, ना मैंने आपसे पूछा है कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे, है ना। तो अभी मैंने इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है, ये सिर्फ मेरे ख्वाब में है कि चलो अब मैं सिनेमा जाऊंगी। जबकि अगर इसके ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो मैं श्योर हूं कि आज रात में सिनेमा जाऊंगी। ये जो श्योरिटी है, इस श्योरिटी को शो करने के लिए, इस श्योरिटी को डिनोट करने के लिए मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। आई एम गोइंग का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया है बजाय विल बी गोइंग, ठीक है। ऑल राइट, आपको ध्यान रखना है, बट इट इज नॉट गुड टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर स्लाइटली डिस्टेंट फ्यूचर। अब देखिए, मैं आज रात की बात कर रही हूं, है ना। अगर मान लीजिए मैं आज दिन की बात कर रही हूं, आज सुबह की बात कर रही हूं, मतलब इतने ज्यादा फैक्टर्स से चेंज नहीं हो सकता। मेरे करीबी फ्यूचर की अगर मैं बात कर रही हूं तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना बनता है क्योंकि मैं उसके लिए श्योर हूं, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता। पर ऐसा फ्यूचर जो अभी दूर है, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने, आने वाले साल, ऐसों के लिए, ऐसे टाइम के लिए, ऐसे टाइम को, ऐसे वर्क को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे बोलना पड़े कि मुझे नेक्स्ट वीक सिनेमा जाना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। मैं नहीं बोल सकती हूँ। ये क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, नेक्स्ट वीक का निर्धारित नहीं है अभी। इस नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते सिनेमा जाऊंगी। ओके, ऑल राइट। When the reference is to a particularly obstinate habit, the present continuous is used instead of present simple. An adverb like always, continually, constantly is also used. अच्छा, अब देखो यार, आप जब किसी आदत के बारे में बात करते हो, किसी ऐसी आदत के बारे में बात करते हो जो आपके लिए अच्छी है, आप बात कर रहे हो सुबह 5 बजे उठने की, वॉकिंग पे जाने की, है ना, ऐसी आदत के बारे में आप बात कर रहे होते हो, तो आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हो। जब आप एक ऐसी आदत के बारे में बात कर रहे हो जो दुनिया मिलके आपकी छुड़वाना चाह रही है पर आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, ठीक है, ये हमेशा चाबी भूल जाती है, ये हमेशा झूठ बोलता है, ये हमेशा क्लासेस बंक करता है, ये कभी भी कॉलेज नहीं जाता है,
ऐसी आदत को डिनोट करने के लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करने वाली हूं, और वो भी किसके साथ में? एडवर्ब्स जैसे कि ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली के, है ना। तो ऐसी आदत को डिनोट करने के लिए मैं ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली का इस्तेमाल करूंगी। तो मतलब कहने का मतलब है, आप ना इसे ऐसे नहीं बोलोगे, इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम, ही ऑलवेज डज व्हाट इज फॉरबिडन। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि इसे डांटने का कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा जो चीज के लिए रोका जाता है वही करता है। आप इस तरीके से इस बात को नहीं लिख सकते हो। आपको यहाँ पे ऐसी चीज अगर डिनोट करनी है कि कोई एक चीज गलत है और फिर भी वो करे जा रहा है, इतना एडवाइस देने के बाद, इतना वॉर्न करने के बाद, तो ऐसे में आप इसे कैसे लिखोगे? इट इज नो यूज स्कोल्डिंग हिम, ही इज ऑलवेज डूइंग व्हाट इज फॉरबिडन। इसे डांटने का कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा वही करता है जिसके लिए इसे मना किया गया है। तो इस सेंटेंस को जो मैंने आपको हिंदी में बोल के बताया, एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे। ठीक है, तो यहां पर किसका इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर आप बना रहे हैं तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इज, एम, आर का इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। वर्ब अपनी फोर्थ फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हमारा वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, दैट मीन्स हमारा वर्ब जो है उसके आगे आईएनजी लगा हुआ है। अभी अभी आपको बताया था जब पुराना कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ जाना चाहिए, टेंस में भी और नंबर में भी, है ना। अब मान लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं रीडिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके आगे सब्जेक्ट लगा देते हैं शी, आई, दे। अब रीडिंग का क्या कर सकते हैं? क्या रीडिंग के आगे एस लगा सकते हैं? शी रीडिंग्स, आई रीडिंग, दे रीडिंग, बट इट रीडिंग्स। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्ब जब फोर्थ फॉर्म में, आईएनजी वाली फॉर्म में है, तो इसका नंबर के हिसाब से बदलाव नहीं हो सकता। इसके आगे मैं एस या फिर ईएस नहीं जोड़ सकती हूं सब्जेक्ट के साथ में बराबर रखने के लिए। तो फिर ये तो पूरा का पूरा लैंग्वेज ही गड़बड़ा जाएगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर नहीं है, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? वो आइडिया कैसे कन्वे करेगा? इसी वजह से इसकी मदद करने के लिए यहां पर आए हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर कहते हैं कोई बात नहीं यार, हम है ना। अगर तेरे को शी के साथ में रीडिंग लिखना है तो तू इज लगा ले, अगर तेरे को दे के साथ में रीडिंग लिखना है तो तू आर लगा ले, अगर तेरे को आई के साथ में रीडिंग लिखना है तो तू एम लगा ले, और इसके आगे अब सारा रीडिंग लिख दे। अब तेरे को रीडिंग के साथ में एस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी दोनों बढ़िया दिख रही है। शी मेरा सिंगुलर है तो इज लग गया, दे मेरा प्लूरल है तो आर लग गया, आई जो है उसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है इसलिए एम लग गया। आई अपने घर से एम को लेकर आया, वो कहता नहीं नहीं आर वार आप ही रखो, मैं एम रखता हूं। ठीक है, तो ये एम लेकर आया है। तो अभी शी के साथ इज, दे के साथ आर, आई के साथ में एम लगा है। कहने का मतलब है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ में एम लगा देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पे चुनाव करेंगे। वर्ब हमारा हमेशा आईएनजी में रहेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ पोअम, आई एम राइटिंग अ लेटर, द सन इज राइजिंग नाउ। ओके, आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे।
नेगेटिव सेंटेंस में वी हैव सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने इज, एम, आर तो अपने हिसाब से चुन लेना है। अगर सिंगुलर है तो इज चुन लूंगी, ठीक है। अगर आई है तो एम चुन लूंगी, और अगर आर है तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे मेरे को नेगेटिविटी शो करनी है तो कैसे करूंगी, नॉट की मदद से। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, नेगेटिव दिखाने के लिए वर्ब किस में रहेगा, आईएनजी वाले फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी वेल, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है। यू आर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तुम पानी को, तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे हो। माई डॉटर इज लर्निंग इंग्लिश, जिसमें हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड कर देते हैं। माई डॉटर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मेरी बेटी इंग्लिश याद या पढ़ नहीं रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहीं पे अगर मेरे को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, दैट मीन्स मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है, मुझे सवाल पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगी। अब देखो यार, सिंपल प्रेजेंट के पास में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, उसके पास में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसीलिए डू और डज आ गए। उन्होंने कहा तो हमें हेल्पिंग वर्ब ही समझ यार, तो नेगेटिव में भी उनका इस्तेमाल हो गया और इंटेरोगेटिव में भी हो गया। पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम, आर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसी वजह से इज, एम, आर से ही मैं शुरुआत करूंगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करूंगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हैं। एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। इज शी राइटिंग अ बुक, क्या वो किताब लिख रही है। ओके, अगर यहीं पे मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाने वाली हूं, इज, एम, आर, सब्जेक्ट ऐड करूंगी, नॉट ऐड करूंगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी, प्लुरलिटी या आई डिनोट करेंगे। नॉट मेरे लिए नेगेटिव का काम करेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी क्यों जरूरी है, ताकि प्रोग्रेशन दिखे, किसी चीज का कंटिन्यूअस होना दिखे। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क से डिनोट करेंगे कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, आर दे नॉट प्लेइंग नाउ, क्या वो अभी नहीं खेल रहे हैं। इज ही नॉट गोइंग टू आगरा, क्या वो आगरा नहीं जा रहा है। ऑलराइट, तो इसके साथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसके साथ में कंप्लीट हो चुका है। आ जाते हैं हम लोग, अच्छा एक चीज जो हम हमेशा बस दिमाग से निकले जा रही है वो है WH वाले क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमारे को WH क्वेश्चंस भी ऐड करने रहते हैं। अब उसके अंदर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमने तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हुए देखा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे WH वाले क्वेश्चंस बनाने हैं तो बस मैं इस फॉर्मूला में, ये वाला जो फॉर्मूला है ना इंटेरोगेटिव ये वाला, इसके आगे बस मेरे को WH के वर्ड्स ऐड कर देने और मेरा काम हो जाएगा। ये रहा मेरा WH का वर्ड, इज, एम, आर आपके स्वाद अनुसार, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब ING फॉर्म में आ गया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क। तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, Why are you watching TV now? अभी तुम टीवी क्यों देख रहे हो। Where are you going? तुम कहां जा रहे हो। When is he coming from America? वो अमेरिका से वापस कब आ रहा है। Alright, अगर मुझे अभी मैंने देख लिया कि मुझे अगर कोई चीज स्टेट करनी है तो मैं सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कंटिन्यूटी ही शो करने के लिए जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया है पिक्चर में हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ का होता है देख लेते हैं। सबसे पहला, टू इंडिकेट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट।
इंडिकेट करने के लिए कंप्लीटेड एक्टिविटीज को, अगर मुझे कंप्लीटेड एक्टिविटीज को इंडिकेट करना है इमीडिएट पास्ट में, तो मैं इस्तेमाल करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मतलब अगर कोई एक्टिविटी है जो यहां कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं यहां पे हूं, नाउ, ये मेरा नाउ है, आज है, तो ऐसे एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए, मैं किसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, ही हैज जस्ट गॉन आउट, अरे आप आने में लेट हो गए, वो अभी अभी निकल गया। ठीक है, तो मतलब वो अभी अभी निकल गया, ये कैसे डिनोट करूंगी? ही हैज जस्ट गॉन आउट कैसे डिनोट करूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट से, ये बताने के लिए कि एक एक्टिविटी जो है वो अभी अभी खत्म हो गई। एक्शन नेक्स्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट और एन एक्शन ऑफ द पास्ट हुज इफेक्ट लिंगर्स इन द प्रेजेंट। एक ऐसा एक्शन जो कि अभी अभी पास्ट में खत्म हुआ है, या फिर एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी भी खत्म हुआ है पर उसका इफेक्ट आज भी है, उसका इफेक्ट आज भी प्रेजेंट में मौजूद है। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करने वाली हूं? ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट का। एग्जाम्पल, तो मैम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ऐसा क्यों? आपने बोला कि इमीडिएट पास्ट के लिए मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट की बात करनी है। अरे रुको, वो अभी भी निकल गया है ना। अगर मेरे को पास्ट का एक्शन बताना है तब भी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात इस्तेमाल करना है, क्यों? यहाँ पर तो मुझे सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ना। मुझे तो ऐसे बोलना चाहिए, आई रोट 3 बुक्स, मुझे तो ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, ये गलत है। आई रोट 3 बुक्स में आपने आई रोट और उसके आगे 3 ऐड कर दिया। ये कहीं ना कहीं रीडर्स को इनकम्प्लीट सेंस देता है। रीडर्स के दिमाग में सिर्फ ये आ जाता है कि यार अभी मेरे को ये जो 3 बुक्स की आप बात कर रहे हो, ये आपने कब लिखी हैं, आपने कभी नहीं कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे और कोई टाइम इसके साथ में अटैच नहीं किया। आपने इसके साथ पे कोई टाइम अटैच नहीं किया। हाँ, आप ये भी बोल सकते थे आई रोट बुक्स, आई रोट बुक्स, ये सिंपल पास्ट होता, इसके अंदर किसी चीज़ का कंप्लीट होना नहीं दिखता। बट अगर मुझे, ठीक है, मतलब ऐसे में आप बोलते हो आई रोट बुक्स, तो इससे पता चलता है आप ऑथर हो, आपकी हॉबी है किताबें लिखना। ठीक है, तो इससे भी अभी ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा। अभी भी मुझे नहीं आइडिया लगेगा आपने कितनी किताबें लिखी है, किताबें लिख चुके हो क्या, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे ये 3 बुक्स को बताना है, मुझे बताना है कि मैंने अभी तक 3 किताबें लिख दी हैं, तो मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। और टाइम फ्रेम की अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करना रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ से ये भी कर सकती हूँ कि ठीक है, मेरे को टाइम फ्रेम, मेरे पास टाइम फ्रेम अगर कोई भी मेंशन नहीं है तो मैंने बाय नाउ ऐड कर दिया। मेरे पास कोई भी टाइम फ्रेम नहीं था, मैंने बाय नाउ ऐड कर दिया। अब ये जो बाय नाउ मैंने ऐड किया है, उससे शायद मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आई हैव रिटन 3 बुक्स बाय नाउ। अब ये जो बाय नाउ है, ये बाय नाउ कहीं ना कहीं आई हैव रिटन 3 बुक्स से इंप्लाई हो जाता है। सामने वाला समझ जाता है कि आप अभी तक, क्योंकि आई हैव मेंशन्ड है, तो आप वो समझ जाता है कि आपने अभी तक 3 किताबें जो है वो लिख दी है। तो इसीलिए आपको बाय नाउ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो आई हैव रिटन 3 बुक्स। सो बेसिकली आप जब भी कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में से कौन सा चूज करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट है क्या। आप ये भी ध्यान रखो कि वो जो एक्टिविटी है उसका इफेक्ट आज प्रेजेंट में आ रहा है क्या। अगर हाँ, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करना होगा, सिंपल पास्ट का नहीं, क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रह जाएंगे और आपका सेंटेंस मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज्ड। हमेशा याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल पास्ट टाइम के एडवर्ब्स के साथ नहीं करना है।
अगर आपको पास्ट टाइम के एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है तो ऐसे में आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर लीजिए, आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे, इंडिया हैज वन द मैच लास्ट वीक। इंडिया हैज वन द मैच लास्ट वीक, रिक्वायर्ड ही नहीं है लास्ट वीक। अगर मुझे ये लास्ट वीक ऐड करना है तो यहां पे फिर मैं हैज वन नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि लास्ट वीक मेरा इमीडिएट पास्ट नहीं है, ये तो सच वाला पास्ट हो गया, सच वाला, ठीक है। लास्ट वीक अगर मुझे हटाना है, मुझे रखना है, तो मुझे हैज वन हटाना होगा, और अगर हैज वन रखना है तो लास्ट वीक हटाना होगा। लास्ट वीक इज नॉट इमीडिएट पास्ट, इसीलिए आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे आपका केवल और केवल इतना लिखना कि इंडिया वन द मैच लास्ट वीक काफी है। इंडिया वन द मैच लास्ट वीक काफी है। आपको हैज वन यहां से हटाना पड़ेगा, हैज हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एडवर्ब जो पास्ट टाइम डिनोट करते हैं उनके साथ प्रेजेंट नहीं लगता है, उनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट के हैं, जिनका टाइम गिवन नहीं है, या फिर ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो डेफिनेट नहीं है और उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है। मैं डिनोट करूंगी इन्हें किससे? प्रेजेंट परफेक्ट से। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। कभी कभी होता है ना, कोई एक इंसान एकदम से गुस्सा कर देता है और वे लाइक, अरे यार इसका ये साइड तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो कभी जानता ही नहीं था कि इसको इतना गुस्सा आता है ना। तो ऐसे में मैं प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करती हूँ। टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए व्हेन वी थिंक, जहां हमें लगता है उनका इफेक्ट प्रेजेंट में ज्यादा है, या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उनका प्रेजेंट में वो इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उनके खुद के होने से, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जहां पे हम लोग उनके इफेक्ट्स के बारे में, आज प्रेजेंट में जो उनका इफेक्ट है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं उनके एक्शन के बावजूद, तो उसे हम प्रेजेंट किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव कट माई फिंगर, उंगली कट गई मेरी, मुझसे मेरी उंगली कट गई थी। अब मैं यहां पर कट पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, इस बात पे करूंगी अभी कैसी है। आई हैव कट माई फिंगर, तो अभी कैसी है, उस बात पे मेरा फोकस ज्यादा होने वाला है। फॉर लॉन्ग एक्शंस एंड सिचुएशंस which started in the near past and went on until very recently. ऐसे एक्शंस और ऐसे सिचुएशंस के लिए जो कि अभी नियर पास्ट में ही, अभी नियर पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक चले जा रहे थे, ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव रेड 3 चैप्टर्स सिंस दिस मॉर्निंग। आज सुबह से, ठीक है, आज सुबह से लेकर अभी तक मैं 3 चैप्टर्स पढ़ चुकी हूं। आज सुबह से लेकर अभी तक मैं 3 चैप्टर्स पढ़ चुकी हूं। चलिए इसी बात पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आखिरकार कैसे सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट में ऐड करेंगे हैज और हैव। हैज का इस्तेमाल किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वर्ब हमेशा किस में रहेगा? थर्ड फॉर्म में रहेगा, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट यहां पे हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डू, डज, डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करते हैं, वैसे ही हैज, हैव, हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा परफेक्ट में लगते हैं
और परफेक्ट में पास्ट का एलिमेंट होता है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। दे हैव हेल्प्ड मी, ही हैज ट्रेन्ड मी, यू हैव जस्ट कम। उन्होंने मेरी मदद की है, उसने मुझे ट्रेन किया है, तुम अभी अभी आई हो। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट में मैं ऐड करूंगी हैज या हैव। हैज का इस्तेमाल करूंगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का इस्तेमाल करूंगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ऐड करने वाली हूं नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा नेगेटिव डिनोट करने के लिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यहां पर लग जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, शी हैज नॉट टेकन हर डिनर, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, ही हैज नॉट सपोर्टेड मी। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, उसने मेरी मदद नहीं की है। अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म बनाना है इसका, तो हैज हैव अपने आप में ऑक्सिलरीज चल रहे हैं मेरे। हैज हैव जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाऊंगी, फिर सब्जेक्ट को ऐड करूंगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट पार्टिसिपल वाला, ऑब्जेक्ट आएगा और ऐड कर दूंगी क्वेश्चन मार्क। हैज नेहा सोल्ड हर हाउस, नेहा सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, दे प्लूरल है तो हैव लगा दिया। क्या नेहा ने उसका घर बेच दिया है? हैव दे गॉन टू आगरा टू सी द ताजमहल, क्या वो आगरा गए हैं ताजमहल देखने के लिए? अच्छा, यहीं पे अगर मुझे नेगेटिव ऐड करना है तो कैसे करूंगी? हैज हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आ गया, नॉट आएगा नेगेटिव दिखाने के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया पास्ट पार्टिसिपल वाला, यही तो मुझे बताता है कि ये परफेक्ट है, आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी यहां पे मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा? हैज शी नॉट फिनिश्ड द वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं फिनिश किया है? हैव यू नॉट कंसल्टेड एनी लॉयर, क्या तुमने किसी लॉयर से बात नहीं की है? अच्छा, ये याद रखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जब मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करती हूँ तो बहुत बार यहाँ पर थी भी लग सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, हैज शी नॉट फिनिश्ड द वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं फिनिश किया है या थी, क्या उसने अपना काम फिनिश नहीं किया था, या फिर हैव यू नॉट कंसल्टेड एनी लॉयर, क्या आपने किसी लॉयर से बात नहीं की थी? ठीक है, तो ये थी भी लग सकता है। बहुत बार इसके ट्रांसलेशन में है या था जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों का एलिमेंट मौजूद होता है। तो आप ऐसे मत सोचना कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी रहेगी यहाँ। अच्छा, WH क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, WH क्वेश्चंस के साथ में भी अगर मुझे सवाल बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने, तो क्या करूंगी? इंटेरोगेटिव वाले फॉर्मूला के आगे क्या लगा दूंगी? WH वर्ड लगा दूंगी। तो ये रहा मेरा WH वर्ड, आ गया हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ गया? ऐसे कहाँ से आ गया सीधा सीधा? तो इसके लिए WH क्वेश्चन आपका हु आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया, व्हाट आ गया, हैज हैव आ गया। क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये डिनोट कर पाए हम कि परफेक्ट है। अब इसके साथ में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज हैव ऐड होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट पार्टिसिपल, ये डिनोट करने के लिए परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। हाउ हैज विजयश्री सॉल्व्ड दिस सम? व्हाई हैव दे फिल्ड अ पेटिशन? विजयश्री ने इस सम को कैसे सॉल्व किया? उन्होंने ये पिटीशन या पेटिशन क्यों फाइल करी? ठीक है, तो इसके साथ में आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी जो है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, सो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? इसका इस्तेमाल किया जाएगा
फॉर एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के लिए विच बिगैन एट सम टाइम, जो किसी समय पर शुरू हुआ था, इन द पास्ट, पास्ट में, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी तक चल रहा है. With the present perfect continuous tense, an adverb or phrase that expresses time is used. हमेशा जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, हम या तो किसी एडवर्ब या किसी ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जो समय के बारे में पता है. तो बेसिकली अगर यहां पे मेरा नाउ है, तो पास्ट में किसी पॉइंट पे, ठीक है, क्या बोला इसने, पास्ट पे किसी पॉइंट पे एक एक्शन शुरू हुआ सम टाइम, ठीक है, सम टाइम यहां से ये एक्शन या एक्टिविटी शुरू हुई है और पास्ट में ये चले जा रही है, पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यू, ये चले जा रही है. कभी शुरू हुई है, ये नाव पे चले जा रही है, चले जा रही है. मुझे 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो अगर मुझे ये बात बोलनी है तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. मैं 10 सालों से पढ़ा रही हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है, या मैं कल पढ़ाना बंद कर दूंगी, या फिर मैंने कल पढ़ाना बंद कर दिया था. मैं 10 सालों से पढ़ाए ही जा रही हूं. तो एक ऐसी एक्टिविटी जो एक पॉइंट पे एक साल में शुरू हुई थी, पास्ट में कंटिन्यूस हो रही थी. आज आपने मुझसे पूछा मैम आपको पढ़ाए हुए कितना टाइम हो गया, आप कब से पढ़ा रहे हो, मैंने जवाब दिया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. तो मैंने नाउ में जवाब दे दिया कि मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं और मैं पढ़ाना अभी भी कंटिन्यू करने वाली. ठीक है, मेनली इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए जो पास्ट में चली, कंटिन्यूसली चली और प्रेजेंट के बाद भी कंटिन्यूसली चल रही है ना. एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से इस किताब को पढ़ रही हूं. दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स. ये लोग इस ब्रिज को जो है वो कई महीनों से बना रहे हैं. अब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सेवरल मंथ्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. ओके, ऑलराइट. इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा देखिए. अगर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं सब्जेक्ट में ऐड करूंगी हैव या हैज तब ऐड करूंगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हैव तब ऐड करूंगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा. ऐड करूंगी बिन ऐड करूंगी. क्यों भाई बिन क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहां पे लगेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का प्रोग्रेसिव या आईएनजी वाला फॉर्म. आईएनजी फॉर्म क्यों लगता है देखना, नोट करना. हैज हैव मेरे लिए परफेक्ट डिनोट करता है. वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेरे लिए आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस डिनोट करता है. सबसे पहले तुम्हें यही बताया था हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे चलेगी? इसीलिए हैज हैव के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म चल पाए मुझे बिन ऐड करना पड़ता है, वो एक बैलेंस रह पाए. क्योंकि हैज हैव के साथ में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. इसीलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म या बी की थर्ड फॉर्म ऐड करनी पड़ती है, बिन ऐड करना पड़ता है, ताकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म आराम से चैन से लग पाए. ठीक है, सो सब्जेक्ट हैज हैव बिन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके अंदर टाइम का एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है. तो फॉर या सिंस एंड इसके साथ में आ जाएगा आपका टाइम. अब मैम ये फॉर और सिंस में बहुत कंफ्यूजन होता है. फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है? देखो, फॉर का इस्तेमाल तब होता है जब मैं किसी दौरान यानी कि ड्यूरेशन की बात करती हूं, और सिंस का इस्तेमाल तब होता है जब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती हूं. अब ऐसे में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्हें जहां पर भी नंबर दिखते हैं वो सोचते हैं सिंस लगाना है, और जहां पर भी नंबर नहीं है वहां फॉर लगाना है. ऐसा नहीं है. अगर मैं बोलती हूं लास्ट मंडे, तो इसके पहले मैं सिंस लगाऊंगी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है. यहीं पे अगर मैं बोलती हूं 7 days, तो मैं फॉर लगाऊंगी क्योंकि 7 दिन कौन से किसी को नहीं पता, ड्यूरेशन की बात हो रही है. समझे? अगर मैं बोलती हूं 11 AM, मैं सिंस लगाऊंगी. ठीक है, तो यहां पे क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है. मैं बोलती हूं मॉर्निंग,
मैं सिंस लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है। मैं बोलती हूँ 10 years, मैंने बोला था ना मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे में मैंने फॉर क्यों यूज किया था? क्योंकि मैं 10 साल की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलती 2013, मैं बोलती 2013, तो ऐसे में मैं सिंस लगाती। समझे? स्पेसिफिक या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात करती हूँ तो मैं सिंस लगाती हूँ। मैं ड्यूरेशन की बात करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? फॉर लगाती हूँ। एग्जाम्पल्स, he has been teaching in this school for 3 years. You have been writing for newspaper since 3rd March 2018. नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा नेगेटिविटी नोट करने के लिए, बिन लगेगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए मुझे और वो यहाँ मिल नहीं रहा था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, और वही फॉर सिंस और टाइम लगेगा। तो एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? किड्स हैव नॉट प्लेइंग गेम्स फॉर 5 hours. Kids have not been. Kids have not been playing games for 5 hours. He has not been working in this office since 2016. You have not been studying your books for a week. यहीं पे अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या? मेरे पास में हैज हैव है तो मैं हैज हैव से शुरुआत करूंगी। हैज हैव आ गया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, बिन ऐड करना पड़ेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया कंटिन्यूटी के लिए, फॉर सिंस आ गया, टाइम आ गया और क्वेश्चन मार्क। ठीक है? Has she been working as a lecturer for 10 years? Have they been making a noise since 9 o'clock? अच्छा, अगर मुझे इसके अंदर नेगेटिव ऐड करना है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, have, has अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव ऐड करने के लिए, बिन वर्ब का थर्ड वो फॉर्म का एलिमेंट देने के लिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी का एलिमेंट के लिए, फॉर सिंस, टाइम और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कैसा बनेगा? हैव यू नॉट बिन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 2 days? हैज शी नॉट बिन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मंडे? पर अगर मुझे यहीं पे WH से सवाल बनाना हो और डायरेक्ट हैव से नहीं बनाना हो तो क्या करूंगी? कुछ नहीं, इंटेरोगेटिव वाले फॉर्मूला के आगे क्या लगा दूंगी? WH वाला वर्ड लगा दूंगी, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो WH वर्ड आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिन आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फॉर सिंस, टाइम और क्वेश्चन मार्क। Why has she been singing since morning? Why have they been teaching him for 3 hours? ठीक है? तो यहां पर ये why आ गया, has have आ गया, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट, been आ गया, ये मेरा सिंगिंग, ये टीचिंग, ये हमारा वर्ब हो गया, ये सिंस और ये फॉर जो कि मेरा टाइम को डिनोट करेंगे। गॉट इट? तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में हमारे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि प्रेजेंट टेंस के जितने टाइप्स होते हैं उन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी डाउट हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इससे पहले कि हम पास्ट टेंस की शुरुआत करें। ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। ऑलराइट, मैं आपसे मिलने वाली हूँ पास्ट टेंस के अंदर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे टाइप्स को और डिस्कस करने वाले हैं उनके सारे फॉर्मूले को। आपके फीडबैक वेलकम है, तो बिल्कुल अपना फीडबैक भी नीचे शेयर कर देना। मैंने अपनी वोकैबुलरी बुक जो मैंने खास आपके लिए लॉन्च की है उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।